नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत सियासी खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में उपचुनाव हार पर 2 दिन मंथन के बाद पार्टी ने तय किया है कि वो कुछ बदलाव करेगी। कमियों पर प्रहार करने का प्लान तैयार किया गया है ताकि 2023 में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। एक के बाद एक कांग्रेस की बैठक, समीक्षा में उपचुनाव हार पर मंथन। 2023 में कैसी होगी फाइट, कांग्रेस ने की रणनीति रिवाइज। उपचुनाव में कांग्रेस भले हार गई हो, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़ा है। यही वजह है कि वो हार से हतोत्साहित तो नहीं है, लेकिन चिंता जरूर बढ़ी हुई है। हार जाने का गम तो है ही, लेकिन वोट शेयर बढ़ने के बाद मिली हार उसे परेशान कर रही है। 8 और 9 नवंबर को कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर देखा गया। 8 नवंबर को पीसीसी में उपचुनाव प्रभारियों और प्रत्याशियों की बैठक हुई। फिर कमलनाथ के बंगले पर 1-to-1 चर्चा हुई। इसके अगले दिन यानी 9 नवंबर को भी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई। जो नतीजा आया वो ज़रूर हार का है, लेकिन जनता के आशीर्वाद से मैं जीता हूँ। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। पिछले चुनाव में 2018 में मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे, उस वक्त उनके वोट 53,000 आए थे और इस बार मुझे 67,000 वोट मिले, यानी मुझे 14,000 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो जनता का पूरा आशीर्वाद रहा। लेकिन इस चुनाव के हारने का मुख्य कारण रहा कि जिस तरह से 27 तारीख को शाम को जब चुनाव का प्रचार बंद हो गया था, तब भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे प्रशासन द्वारा दूसरा प्रचार किया गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ चल रही है। इसके संदर्भ में बैठक थी कि देश की आज़ादी दिलाने में कांग्रेस के नेताओं की अग्रणी भूमिका रही है। बहुत सारे हमारे नेता शहीद भी हुए हैं और आज़ादी के बाद देश की जो तरक्की हुई है, हमारे नेताओं की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में नई पीढ़ी को भी बताने का कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम, पदयात्रा, नुक्कड़ सभाएँ, संगोष्ठियाँ और यहाँ तक कि NSUI स्कूल और कॉलेजों में डिबेट करें। और नई जनरेशन को ये पता होना चाहिए। 2 दिन हुई समीक्षा बैठक में निकल कर क्या आया, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस ने तय किया है कि अगले चुनावों के पहले बूथ मंडल कमेटियों का पुनर्गठन होगा। मंडलम और सेक्टर कमेटियों के निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी होगी। कमलनाथ ने निष्क्रिय पदाधिकारियों की सूची बनाने के निर्देश भी दिए। महंगाई, खाद की कमी पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनेगी। सदस्यता अभियान के टारगेट को लेकर भी प्रभारियों को निर्देश दिए गए। इन सब के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी भी जन जन तक पहुंचाएगी कांग्रेस। वो कांग्रेस ये बताए कि 55 साल में उनने भारत देश के लिए क्या काम किया। गरीबी में ढकेलने का काम किया, भारत देश को भ्रष्टाचार युक्त बनाने का काम किया, बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम किया। तो भारत की जो हमारी मूल आत्मा है, जो हमारे भारत का एक आत्मनिर्भरता होना चाहिए, वो कांग्रेस की सरकारों में नहीं रही और इसलिए देश के सामने आज अनेक तरह की चुनौतियों का हम लोग सामना कर रहे हैं। जिस तरह हार के बाद कांग्रेस समीक्षा में लगी है, उसी तरह जीत के बाद बीजेपी भी समीक्षा कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा है। वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन वो जीत में बदल नहीं सका। शायद यही वजह है कि कांग्रेस उन कमियों पर प्रहार करने जा रही है, जिससे बीजेपी को 2023 में कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन यहाँ देखना ये भी होगा कि कांग्रेस करके दिखाए, सिर्फ रणनीति ही न बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भोपाल में आज सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में शिवराज सरकार ने बकाया बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। फैसले के मुताबिक जिन घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया है, वो एक मुश्त राशि का भुगतान करते हैं तो उनका सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं मूल बिल की राशि में से 40% की छूट भी दी जाएगी। वहीं कैबिनेट ने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण राजा शंकर शाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अध्यादेश की जगह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में शिक्षा सत्र 2021-22 में 11 नए सरकारी कॉलेज शुरू करने, पहले से संचालित 5 कॉलेजों में नवीन विज्ञान और वाणिज्य संकाय शुरू करने को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
अभी जो बिल बकाया है, उन बकाया बिल वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी, मैं मनोहारी तो नहीं कहता, पर अच्छी एक योजना मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उसका जितना भी सरचार्ज है उसके ऊपर, अधिभार है उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा माफ़ हो जाएगा और बिजली का बिल 40% माफ़ हो जाएगा और इसके ऊपर जो सरचार्ज है वो भी माफ़ होगा। और अगर वो एक बार में जमा नहीं कर सकता है तो 6 किस्तों के अंदर वो जमा करे तो 25% की छूट। हमीदिया अस्पताल में आग से मरने वाले बच्चों की संख्या 5 हो गई है, जबकि मैनेजमेंट ने अब तक सिर्फ 4 बच्चों की मौत की ही पुष्टि की है। अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है और फायर सेफ्टी के साथ इलेक्ट्रिक ऑडिट के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के ऑडिट में भी कई खामियां सामने आई थीं, जिसे लेकर कमला नेहरू अस्पताल को अवगत कराया था और उन्हें जल्द दूर करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपको बताते चलें कि हमीदिया के कैंपस में बने कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल में सोमवार रात 9 बजे आग लगी थी। आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बच्चा वार्ड के SNCU में लगी। यहाँ 40 बच्चे भर्ती थे। बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली। फिर यह आग उस वार्मर तक पहुंच गई जिसमें बच्चों को रखा गया था, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने हादसे में मरने वाले बच्चों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता का ऐलान भी किया है। सोमवार रात को अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगी थी, जिसमें 5 बच्चों की मौत हो गई। शायद ही किसी को अंदाजा था कि दिवाली के बाद ऐसी काली स्याही रात आएगी जिसका अंधेरा कुछ माता पिता की जिंदगी से शायद ही दूर हो। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिन बच्चों को वो इलाज के लिए लेकर आए हैं वो उनसे छिन जाएंगे। भोपाल में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के कैंपस में बने कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल में सोमवार रात 9 बजे आग लग गई। आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बच्चा वार्ड में SNCU में लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली। फिर ये आग उस वार्मर तक पहुंच गई जिसमें बच्चों को रखा गया था। वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 30 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन कुछ इतने खुशनसीब नहीं थे। जस्ट बाहर निकला, 10 कदम बाहर चला मैं, इतने में आग तो वापस मुड़ के देखा तो बच्चों को कमरे में धुआं हो गया। इतने में मैं बोल रहा हूँ सिस्टर गेट खोलो, बच्चों को निकाल लेंगे, तो 5-6 सिस्टर गेट के बीच में खड़ी हो गई। जब हम गए थे, जब धुआं निकल रहा था, आग नहीं लगी थी, धुआं निकल रहा था, जाने नहीं दे रहे थे अंदर। हम दूध पिला के आए थे हमारे बच्चे को। हम भी आपके खुद के बच्चे हैं? हाँ, हमारा बच्चा है, एक है लड़की हमारी। मेरे हाथ में से बच्चा ले लिया, मेरे हाथ में बच्चा था, आग लगी तब मैं वहीं खड़ी थी। वहीं थी? मेरे सामने आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट से भड़की आग ने व्यवस्थाओं का दम घोट दिया। जहरीले धुएं ने बच्चों की जिंदगी छीन ली। सूचना मिलते ही सरकार सक्रिय हो गई। मंत्री अस्पताल पहुंचकर जायजा लेने लगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी तत्काल जांच कमेटी का गठन किया। साथ ही हादसे में मरने वाले बच्चों के माता पिता को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। ऐसा लगता है प्राइमा फेसी की शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से 4 बच्चों की मृत्यु हुई है, बाकी 36 बच्चों को हमने बचा लिया है। मैं स्वयं बच्चों को बाहर निकाल के लाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं, मोहम्मद सुलेमान जी इसकी जांच करेंगे। जो बच्चे चले गए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको लाया नहीं जा सकता, पर उनके परिजनों को सहायता की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। सब प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख रुपए की। हादसे ने कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। माँ अपने बच्चों से मिलने के लिए बिलख रही है, कोई बच्चा बदलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है ताकि इस त्रासदी के जख्म को भरा जा सके। अनहोनी को टाला जाना मुश्किल है, लेकिन अब ऐसा ना हो कि इन दुखी परिवारों को और दुख पहुंचे।
और आगे ऐसे हादसों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। हमीदिया अस्पताल में हुए दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है। कांग्रेस के इस कैंडल मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पीसी शर्मा और विधायक आरिफ मसूद शामिल रहे। रोशनपुरा चौराहे से मंत्री विश्वास सारंग के निवास तक कांग्रेस ने ये कैंडल मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेड लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। कांग्रेस की मांग है कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिजन को सहायता राशि दी जाए। चलिए बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में 8 नवंबर से सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ हड़ताल पर है। अब इसको लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा रही है। वहीं किसानों को भी हड़ताल के चलते धान खरीदी में देरी का डर बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ की हड़ताल किसानों के लिए परेशानी बन गई है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने समितियों में ताला लगा दिया है। ऐसे में अब 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही धान खरीदी को लेकर किसानों को चिंता सता रही है। वहीं बीजेपी इस हड़ताल को समर्थन दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। भ्रष्टाचार के वजह से, कमीशन ना मिलने की वजह से धान सड़ता गया। मार्च के एंड तक धान पड़ा है, अप्रैल में पड़ा है, मई में पड़ा है, जून में, जबकि 31 मार्च तक सारे धान का निराकरण होना चाहिए था। नुकसान यदि हुआ है, धान यदि सड़ा है, सूखा यदि बढ़ा है, इसके लिए दोषी है सरकार की नीतियाँ, ना कि सोसाइटी के हमारे प्रबंधक इसके लिए जवाबदार है। अपनी मांगों को लेकर संघ कई बार धरना प्रदर्शन कर चुका है और इस बार संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। तो बीजेपी का समर्थन मिलने पर कांग्रेस बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। साथ ही आश्वासन दे रही है कि समस्या जल्द सुलझा ली जाएगी। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी इतने दिनों में लोगों का नब्ज नहीं पकड़ पाए। छत्तीसगढ़ का 15 साल जो सरकार किया वो 15 सीट में सिमट गया। तो अब इसके अलावा रास्ता क्या है? हर समस्या का समाधान है, मैं बताया ना कि उसका भी समाधान निकाल लिया जाए। भले ही सरकार जल्द समस्या को सुलझाने की बात कह रही हो, लेकिन बीजेपी संघ की हड़ताल के बहाने कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई है। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने राहत की सांस जरूर ली होगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश के लिए मंगलवार को उस समय गौरव का क्षण आया जब देश की पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण से नवाजा गया। राजनीति में विशेष योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। ताई को सम्मान मिलते ही हर इंदौरी भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ताई को पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। तब ताई ने कहा था कि मैंने हमेशा अपनी सभी भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ उसके अनुसार काम किया है। शायद यही कारण हो सकता है कि ये सम्मान दिया जा रहा है। ताई इंदौर लोकसभा सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं। वो देश की एकमात्र महिला सांसद रहीं जिन्होंने लगातार 8 लोकसभा चुनाव जीते। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष भी बनी। वो देश की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ताई का राजनीतिक सफर 1980 के दशक में शुरू हुआ था। वो इंदौर नगर निगम में पार्षद बनी। इसके बाद उप महापौर भी बनी। 1989 से लेकर 2014 तक लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल करती रहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सुमित्रा महाजन ने केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर दूरसंचार और पेट्रोलियम मंत्रालयों में भी काम किया। देवास की रहने वाली 90 साल की दादी के कार चलाने के वीडियो के सुर्खियों में आने के बाद अब हम आपको देवास की ही 2 ऐसी बुजुर्ग महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जिनके हुनर की न आप सिर्फ तारीफ करेंगे बल्कि हैरान भी रह जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मजे से कार दौड़ाती दादी अगर आपको याद है तो अब इनसे मिलिए। ये है देवकी बाई। घुड़सवारी करती हुई देवकी बाई की उम्र पर मत जाइए।
क्योंकि इनका भी मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 78 साल की देवकी बाई उम्र को पटखनी देते हुए मजे से घुड़सवारी करती है। इस उम्र में जो कोई भी देवकी बाई को घुड़सवारी करते देखता है वो हैरान रह जाता है। देवकी बाई बचपन से ही घुड़सवारी की शौकीन है। उनको घुड़सवारी करते हुए गुनगुनाना भी बेहद पसंद है। पानी पिलाने में ले जाती थी, लगाम में लगाती थी और नहलाती भी मैं थी उसको। अब जैसे बचपन में चलाया, उसके बाद इतने सालों बाद चलाया, तो कैसा लगा? आप वैसे भूली तो नहीं? अब तो बहुत उम्र हो गई, जब चलाया मैंने बहुत साल बहुत बीत गए मेरे को। अच्छा दौड़ाती हैं आप? 70 की उम्र हो गई पीछे। अच्छा लगता है घोड़ा चलाना? हाँ। देवकी बाई देवास के वृद्धाश्रम में रह रही हैं। देवकी बाई को घुड़सवारी करता देख आश्रम में दूसरे बुजुर्गों में भी सीखने की लगन बढ़ी है। आश्रम में रह रही 80 साल की बुजुर्ग शकुंतला बाई इन दिनों स्कूटी चलाना सीख रही हैं। इसमें इनकी मदद और कोई नहीं बल्कि वृद्धाश्रम के प्रबंधक दिनेश चौधरी ही करते हैं। ये गाड़ी चला रहे हैं ना, सीख रहे हैं और सीख जाएंगे और फिर बाजार में भी लेके जा सकते। जब वो 90 साल की माता जी को देख के और वो वीडियो देख के हमको आत्मा में एक जागृति हुई कि वो इतना कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस उम्र में ये हौसला है, इस हौसले की उड़ान उड़ रहे हैं। सिर्फ मैंने थोड़ा सा इनको सहयोग करा, इनने इच्छा जताई, पर ये कहीं ना कहीं डर ऐसा लग रहा था कि यार घोड़े से गिर गुराने जाए, कोई अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं कुछ गलत हो जाए, क्योंकि एक टिकाव चला रही है, अनबैलेंस गाड़ी है। तो सर बोले आप पीछे बैठना, मैं चलाऊंगी। तो धीरे धीरे हम इनको करवा रहे हैं और अम्मा आज ये घोड़ा भी दौड़ा रही है। 78 साल की जो बुजुर्ग अम्मा है। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रेशम, देवकी और शकुंतला जैसी बुजुर्ग महिलाओं ने ये साबित भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। चलिए अगली खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया जा रहा है। भूपेश बघेल का सम्मान रायपुर के व्यापारी कर रहे हैं। दरअसल गुड गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में नंबर 1 होने पर मुख्यमंत्री का सम्मान किया जा रहा है। पंडरी कपड़ा और रेडीमेड व्यापारी संघ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान कर रहा है। विभिन्न व्यापारी संगठनों के सदस्य हैं श्री मदन तालेड़ा जी, क्रेडाई से श्री मृणाल गोलछा जी, श्री रवि फतनानी जी, श्री मनमोहन पारक जी, आप भी समझ पधारे। एडवर्टाइजिंग जगत का जाना माना नाम हमारे बीच है और हम कैसे आपको भूल सकते साहब। और मुख्यमंत्री जी का विशेष अनुनय श्री मनमोहन पारक जी। इसके बाद श्री साई कलेक्शंस के हमारे संचालक महोदय, नाम तो और भी हैं लेकिन समय और गरिमा देखते हुए हम इस सम्मान की कड़ी को यहाँ विराम तो नहीं दे रहे, क्रमशः ही रहेगा। मन में आप बसे हुए। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हम सबको संबोधन स्वरूप आशीर्वचन प्रदान करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, और जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनके एक एक शब्द में जो ऊर्जा आपको मिलेगी उसके लिए तालियां। पंडरी में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में हमारे सबसे विधायक भाई कुलदीप जुनेजा जी, महापौर भाई राजदेवर जी, भाई चंद्र विज्ञानी जी, भाई अशोक बलदेव जी, पृथ्वी छागड़ा जी, मूलचंद खत्री जी, ताराचंद जैन जी, मदन ताला जी, मनीष अग्रवाल जी, जस्टिस सलूजा जी, विनय जैन जी, नयन धारीवाल जी, फिरोज चंद बलदिया जी और हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई होरा जी,
मिश्रा जी और हमारे एमआईसी के मेंबर नागभूषण राव जी, सभी व्यापार जगत के सभी जाने माने हस्ती उपस्थित हैं। मैं सबको दीपावली के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और एक बड़ा आयोजन आपने किया है उसकी भी बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, दीपावली अभी बीता नहीं है, दीपावली की शुरुआत हुई है, क्योंकि दीपावली में जितना बाजार गुलजार था, मैं समझता हूं कि दीपावली के ठीक पहले 1500 करोड़ रुपया और भी आपके ग्राहकों के जेब में डाल दिया, वो भी बाजार में आने वाला है। मुख्य रूप से बात यही है कि हम व्यापार को कैसे बढ़ाएं। किसी एक वर्ग को पीछे छोड़ के दूसरे वर्ग को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि विकास करना है तो समग्र रूप से सबको साथ में लेकर चलेंगे, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि छत्तीसगढ़ को नए सिरे से हमको गढ़ने की आवश्यकता है। हमारी पहचान एक समय नक्सलगढ़ के रूप में लोग जानते थे। बस स्टैंड में उतरेंगे, बस से उतरेंगे, कहीं नक्सली का सामना तो नहीं हो जाएगा। रेलवे स्टेशन में उतरेंगे, पता नहीं क्या होगा। एयरपोर्ट में उतरते ही तो नक्सली घेर तो नहीं लेंगे। ये छवि बन गई थी छत्तीसगढ़ की। आज तक चलिए, रायपुर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिनका व्यापारी लोग सम्मान कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।